हाँ बच्चों, आओ लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए अभी तक ले हमने जीआई ट्रैक में डाइजेशन, हम लोग क्या पढ़े हैं? डाइजेशन में हम कहाँ तक पहुंचे? जीआई ट्रैक में। और जीआई ट्रैक में हमने क्या पढ़ा अभी तक? लेयर्स पढ़े। लेयर्स के क्या नाम है? चलो बताओ। हमने पढ़ा कि जीआई ट्रैक कितना हो लंबा हो, 30 फीट तक कितना हो लंबा हो, उसमें 4 लेयर होते हैं। अंदर से बाहर, अंदर होता है म्यूकोसा, उसके बाहर होता है सब म्यूकोसा, फिर उसके बाहर होता है मस्कुलर स्टर्ना, फिर बाहर होता है सिरोसा या फाइब्रस लेयर। 4 लेयर होते हैं। तो हम अभी तक इन जो इंटरनल लेयर है, जो म्यूकस लेयर है, सर इस वीडियो में क्या है कि हम कोई नोट्स नहीं लिख रहे हैं। ये थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको लिख के और आराम से डिटेल से समझाऊं। ठीक है, म्यूकोसल लेयर के बारे में इसमें बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। अभी जो पढ़ाऊंगा और उसी में से थोड़ा थोड़ा ब्रेक कर करके आगे जब मैं लेक्चर लूंगा तो उसमें कुछ कुछ बातें ऐड करता रहूंगा म्यूकस लेयर के बारे में। तो पहला बात कि हम पहला स्टेटमेंट है कि हम पढ़ रहे हैं म्यूकस मेंबर के बारे में। ठीक है, म्यूकस लेयर के बारे में पढ़ रहे हैं। म्यूकस लेयर के बारे में हमने ये पढ़ा था कि हमारा 30 फीट का जो जीआई ट्रैक्ट है, जो हमारी माउथ से लेके एनस तक जो भी हमारे अतरियां हैं, चाहे वो जैसे अतरी का मतलब सिर्फ इंटेस्टाइन नहीं होता है। यहाँ अतरी, यहाँ मैं अतरी शब्द यूज कर रहा हूँ कि माउथ से लेके एनस तक पूरा ट्यूब में जो अंदर का जो लेयर है वो है म्यूकस। ठीक है, म्यूकस इसका साइज है माउथ में थोड़ा पतला होगा, फिर उससे थोड़ा ठीक थोड़ा मोटा इसोफेगस में होगा। फिर जैसे हम नीचे जाएंगे उसकी मोटाई बढ़ती जाएगी। मोटाई बढ़ने के कारण यह है कि उस पे फंक्शन उसकी जो काम है वो बढ़ते जा रहा है, उस पर लोड बढ़ रहा है, इसीलिए खुद को मोटा कर रहा है। मैंने ये वीडियो में बताया था आपको। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि हमने जब कहा कि लेयर जो है वो 4 है। पहला है म्यूकस, दूसरा का है सब म्यूकस, तीसरा है मस्कुलर एक्सटर्ना, चौथा है सेरोसा। हम इसका खुद का अपना 3 लेयर है। पहला है एपिथेलियल, दूसरा है लैमिना, बड़ा लिखना पड़ेगा आपके लिए, मैं समझिए, लैमिना प्रोप्रिया, और तीसरा है मस्कुलरिस। ठीक है, मस्कुलरिस ये 3 लेयर है। ठीक है, अब जब भी मैं पढ़ाता हूं तो आपको पता ही है, मेरी आदत है ये टोकने की कि शब्द को पकड़ लिए तो बात पकड़ लोगे। एपिथेलियल का मतलब होती है बाहर लेयर। अब जीआई ट्रैक्ट, जैसे मान लें कि ये आपने इस ट्यूब में आपने खाना डाला, और खाना डालते ही खाना का जो कांटेक्ट है इस अंदर की म्यूकोसा लेयर से, और म्यूकोसा के भी सबसे एपिथेलियल लेयर से लाइनिंग हो रही है, तो खाना का कांटेक्ट जो इस लेयर से हो रहा है, और ये लैमिना उसके पीछे है। जैसे खाना इस लेयर से टच कर रहे हैं, खाना जो है इस लेयर से टच कर रहे हैं, और इसके पीछे है लैमिना प्रोप्रिया, और इसके पीछे है मस्कुलरिस पीछे है। ऐसे हम गोल कर देते, पूरा ट्यूब बन गया, खाना इसमें है, ऐसे है। तो ये तो एपिथेलियल। अच्छा, एपिथेलियल के कहने का मतलब ये है कि जैसे कि मैंने आपको टिश्यू में पढ़ाया था, टिश्यू के बारे में पढ़ाया था, तो टिश्यू में जो सेल्स है, टिश्यू में सेल्स का जो अरेंजमेंट है वो 3 तरह की है। पहला होता है टिश्यू का जो हिस्टोलॉजी में मैंने आपको पढ़ाया है कि टिश्यू में जो सेल्स का अरेंजमेंट होता है वो 3 तरह से होता है। एक होता है स्क्वैमस, दूसरा होता है क्यूबॉइडल, और तीसरा होता है क्यूबॉइडल कॉलमनार।
कॉलमनार। स्क्वैमस कहने का मतलब है कि ये एकदम पतले से फ्लैट सेल होंगी, टाइल्स की तरह बिछी हुई फ्लैट सेल होगी। क्यूबाइडल का मतलब होगा कि क्यूब की तरह होंगी। और कॉलम का नाम कि घर का जो कॉलम बनता है ना, कॉलम, ये कुछ ऐसे होंगे। ऐसे होंगे। तो बात को पकड़ने की कोशिश करें। जब हमने कहा कि म्यूकस लेयर मुंह से लेके एनस तक प्रेजेंट है, तो स्वाभाविक बात है कि ये म्यूकस लेयर जो, तो उसमें ये तीनों लेयर भी मुंह से लेके एनस तक प्रेजेंट होंगे। तो पहला का जो एपिथेलियल लाइनिंग होगा, उसमें कहा कि माउथ फेरिंग्स और इसोफेगस तक ये आपको स्क्वैमस होंगी। ठीक है, माउथ, फेरिंग्स और इसोफेगस तक ये लाइनिंग होंगी, फ्लैट सेल होंगी। फ्लैट सेल होने का फायदा ये है माउथ में कि यहाँ पे हम फूड को सिर्फ पहले तो क्रश कर रहे हैं, ठोस को हम पहले टुकड़ों में से छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ रहे हैं, उसके बाद उसमें सलाइवा मिक्स कर रहे हैं और उसे बोलस बना रहे हैं, चिपचिपा खाना बना रहे हैं, मुलायम बना रहे हैं। अच्छा, उसमें जो पहला जो चीज है स्टार्च, ग्लूकोज, ये सब जो सिंपल मॉलिक्यूल्स है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, वो मुंह से ही बॉडी में एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है, ब्लड वेसल्स में हमें मुंह से। तो अगर ये लेयर अगर पतला नहीं रहेगा तो एब्जॉर्ब कैसे होगा? मोटी लेयर हमें नहीं चाहिए, पतला ही लेयर चाहिए, पतला लेयर चाहिए। अब पतला में भी पूरा पतला नहीं कि पूरा छिल जाए खाने से, ये भी अपने आप में थोड़ी सी परतें बना लेती हैं एक दूसरे पे रह के थोड़ी सी परतें बना लेती है। स्क्वैमस का लाइन होगा। इसी परत दर परत सेल को रखने के सिस्टम को हम कहते हैं स्ट्रैटिफाइड कहते हैं। ठीक है, बात को पकड़िए। हमें चाहिए इपिथेलियम का अगर हम माउथ फेरिंग्स इसोफेगस तक कहेंगे तो हमारे पास रहेगा स्क्वैमस। अभी स्क्वैमस रहेगा लेयर में, तो इसी को कहते हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, हमारे माउथ फेरिंग्स और इसोफेगस में ये लेयर होती हैं। उसके बाद जैसे जैसे म्यूकस का लेयर नीचे बढ़ता जाएगा, वो मोटी होती जाएंगी। अब मोटी हो रही है तो उसमें उसका काम भी बढ़ रहा है, उस पर वर्क बढ़ रहा है, उस पर प्रेशर बढ़ रहा है। मतलब कि तुम्हें खाना तो तोड़ना भी है, साथ में पचाते भी रहना है। तो क्या होगा कि अब कॉन्सेप्ट इसमें फिजिक्स क्या है कि अगर खाना इस लेयर पे हो या फिर खाना ऐसे हो, किसका सरफेस एरिया सबसे ज्यादा है चीजें एब्जॉर्ब करने का? अगर खाना इस पर आया तो सिर्फ यहां से एब्जॉर्ब होगा। देखिए कितना मिनिमम सरफेस एरिया मिल रहा है इसे एब्जॉर्ब करने का। और कॉलमनार जो बना दे, कॉलम की तरह सेल बना दे, तो यहाँ भी एब्जॉर्ब हो रहा है, यहाँ भी, फिर यहाँ एब्जॉर्ब करने का जो दायरा है इसका बढ़ जा रहा है, सरफेस एरिया अपना बढ़ा रहा है। ये मैक्सिमम से मैक्सिमम फूड को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो जहां एब्जॉर्ब करने की क्षमता जहां ज्यादा बढ़ रही है वहीं खुद को कॉलमनार कर रहा है, और जहां एब्जॉर्ब थोड़ा थोड़ा करना है वहां पे खुद को स्क्वैमस कर रहा है। फर्क इतना ही है कि ये सिंगल लेयर में नहीं होंगी, ये मल्टीपल लेयर में है। यहाँ पे स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम है, स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम है। हमेशा मल्टी लेयर में होंगी, याद रखिएगा, मल्टी लेयर में होंगी, याद रखिएगा। ठीक है, यहां तक बात पकड़ में आई? फिर से कई बच्चे बोलते हैं कि सारा रिपीटेटिव बहुत है, चीजों को बहुत बार रिपीट करके बताते हैं। तो चलिए, अगर हम रिपीट कर रहे हैं तो आप ही बता दीजिए, जवाब दे दीजिए। हम क्या पढ़ रहे हैं? जीआई ट्रैक पढ़ रहे हैं। जीआई ट्रैक में उसका लेयर पढ़ रहे हैं। लेयर में हम क्या पढ़े कि 4 तरह की लेयर होती है। चारों में पहला लेयर हम पढ़ रहे हैं। पहला लेयर मतलब अंदर से बाहर जाना है, तो अंदर की तरफ होती है म्यूकस। म्यूकस अपने आप में 3 लेयर की होती है।
एपिथेलियम, लेमिना प्रोप्रिया और मस्कुलरिस। हमने एपिथेलियम के बारे में ये पढ़ा कि एपिथेलियम जहां जहां म्यूकस होंगे वहां वहां एपिथेलियम की लाइनिंग होगी, लेकिन एपिथेलियम वेरी करेंगे, एक जैसे नहीं होंगे। अगर ऊपर जीआई ट्रैक्ट की बात करें, माउथ, इसोफेगस और फेरिंग्स, तो उसमें होंगे स्क्वैमस। उससे जैसे नीचे हम आएंगे तो वहां हो जाएगी कोलुमिनार, ये वाली सेल मिल जाएगी कोलुमिनार। कोलुमिनार बनाने का फायदा यह है कि उसका कॉलम की तरह दिखेगी तो सरफेस एरिया चीजों को अब्जॉर्ब करने की ज्यादा है। स्क्वैमस के पास कम है तो ऊपर है, ऊपर एब्जॉर्ब भी कम हो रहा है तो खुद को ऐसा रखा है, जहां देख रहा है कि अब्जॉर्ब हमें ज्यादा करना है तो कोलुमिनार बना ले रहा है। ठीक है, उसी के जस्ट पीछे होता है लेमिना प्रोप्रिया। शब्द में पकड़िए, लेमिना प्रोप्रिया इसका नाम क्यों रखा गया, हम यहां से मिटा रहे हैं। लेमिना प्रोप्रिया इसका नाम क्यों रखा गया? लेमिना का मतलब होता है लेमिनेट, रैप किया हुआ। रैप किया हुआ मतलब कुछ लेमिनेट किए गए हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि हमें कोई गिफ्ट दिया, किसी ने उस पर लेमिनेट एक परत चढ़ा दी। अब प्रोप्रिया का मतलब है प्रॉपर। प्रॉपर तो प्रॉपर क्या है कि जहां जहां एपिथेलियम आपको दिखेगा, जहां जहां एपिथेलियम की लाइनिंग है, वो खुद को कंटिन्यूअस एक लाइन में बिछा रखा है, कहीं गैप नहीं है। तो इसी को कहते हैं कि ये लेमिना प्रोप्रिया है। प्रोप्रिया है, कोई गैप नहीं है, अब प्रॉपर लेयर है, कोई फालतूगिरी नहीं, प्रॉपर लेयर है, कहीं कोई मिस्टेक नहीं है। बोला कि तू जहां जहां है मैं भी तेरे पीछे पीछे होता हूं, तू डाल डाल में पाता। लेमिना प्रोप्रिया, ठीक है, लेमिना प्रोप्रिया। लेमिना प्रोप्रिया, लेमिना प्रोप्रिया का कारण क्या है कि जैसे कि ये थिक वाल है, यहाँ पे फूड पार्टिकल्स आ रहे हैं, फूड पार्टिकल्स आ रहे हैं, फूड पार्टिकल्स आ रहे हैं, तो सिर्फ खाना तो नहीं ला रहे हैं ना, खाना के साथ साथ वो बहुत कुछ ला रहे हैं, बहुत वो गंदगी ला रहे हैं, फॉरेन पार्टिकल्स ला रहे हैं, वो ऐसे चीज ला रहे हैं जो हमें बॉडी को चाहिए नहीं। तो गंदगी साफ करने के लिए, बॉडी को डिफेंस बनाए रखने के लिए इस सेल में कुछ स्पेशल चीजें होती हैं। जैसे जैसे इसके पास ये कह रहा है क्या कि मैं वो टिश्यू हूं, मैं वो कनेक्टिव, मैं वो लेयर हूं, मैं वो कनेक्टिव टिश्यू हूं कि मेरे पास है फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है, मेरे पास है माइक्रोफेज, मैक्रोफेज, मेरे पास है लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, मेरे पास है इओसिनोफिल्स, मेरे पास है इओफिनोसिल्स, ठीक है, मेरे पास है और भी बहुत कुछ है, ठीक है, और भी बहुत तरह के सेल्स हैं मेरे पास। क्यों है? तो बोलता है कि खाना तो ला रहे हो, खाना हम अब्जॉर्ब कर रहे हैं कि साथ साथ में कुछ ऐसे चीजें भी अब्जॉर्ब हो जा रही हैं जो हमारे बॉडी के लिए चाहिए नहीं। तो जहां जहां कनेक्टिव टिश्यू होगा वहां वहां कनेक्टिव टिश्यू के पास फाइब्रोसाइट्स होंगे जरूर, ठीक है। फाइब्रोसाइट्स कहते हैं या फाइब्रोब्लास्ट कहते हैं, सॉरी फाइब्रोब्लास्ट ही कहते हैं। फाइब्रोब्लास्ट का काम क्या है कि फाइब्रो में ही फाइबर छुपा हुआ है, कि पतले पतले धागेदार स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। जैसे ये दो सेल्स हैं, ये दो सेल्स हैं और ये दो फाइबर सेल्स हैं। तो बोलता है कि मैं तुम दोनों को जोड़ दूंगा, तुम दोनों पास पास एडजस्ट करके रहोगे, मैं तुम्हें बांधे रखूंगा और कुछ ग्राउंड सब्सटेंस में निकालूंगा ताकि इस जगह को गैप कर दें, फिल कर दें। जैसे कि हमारे स्किन में घाव लग जाए, चोट लग जाए, ऊंड हो जाए, छिल जाए, तो फाइब्रोब्लास्ट क्या करता है, पहले तो फाइबर्स क्रिएट करता है ताकि सेल को पकड़ सके और उसमें ग्राउंड सब्सटेंस भर देता है। तो हमें लगता है कि हमारे घाव भर चुका है। कभी कभी क्या होता है कि पुराने घाव की जख्में होती हैं, देखते दाग, स्कार्स, कुछ धब्बे रह जाते हैं, वो कभी ठीक नहीं होते हैं, तो वो ग्राउंड सब्सटेंस ज्यादा बन जाते हैं, फाइबर्स ज्यादा बन जाते हैं और वो प्रॉपर लेयर में फिट नहीं बैठते हैं, तो दाग बन जाता है, ठीक है। वो फाइब्रोब्लास्ट का काम है। माइक्रोफाइल्स क्या है, लिम्फोसाइट क्या है, तो इनको समझने के लिए आप मुझे ब्लड का
अगर सेल्स का नाम याद दिला दें तो मैं इस कॉन्सेप्ट को जोड़ दूंगा कि ब्लड जो सेल्स होते हैं वो तो ब्लड वेसल्स में होते हैं, ये टिश्यू में क्या कर रहे हैं, टिश्यू में क्या कर रहे हैं। ठीक है, आइए मैं बताता हूँ कि ये टिश्यू में कर क्या रहे हैं। ये बहुत ही मिसकंसेप्शन है। अभी आप पैरामेडिकल या एमबीबीएस के स्टूडेंट हो और आप सुन रहे हो कि डिफेंस मैकेनिज्म सिर्फ और सिर्फ ब्लड में रह के लड़ा जाएगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। हमारे ब्लड वेसल्स में ये है ब्लड वेसल्स में है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी के जानते हैं, रेड ब्लड सेल्स। डब्ल्यूबीसी दो तरह के होते हैं, एक होता है ग्रैनुलोसाइट्स, एक होता है ए ग्रैनुलोसाइट्स। ठीक है, ग्रैनुलोसाइट्स होता है एक तो होता है न्यूट्रोफिल्स, एक होता है इओसिनोफिल्स, एक होता है बेसोफिल्स। अच्छा, एक ग्रेनुलोसाइट्स में मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, ठीक है, लिम्फोसाइट्स। ठीक है, ये 5 तरह के सेल्स हो गए, 5 तरह के सेल्स हो गए। अब इन्हें ब्लड में रखा गया है और इन्फेक्शन हो गया टिश्यू में, तो यहां से बैठे बैठे कोई चमत्कार तो नहीं कर देंगे। इन्हें ब्लड से बाहर निकलना होगा और टिश्यू में रहना होगा, तब जाके आप दुश्मन से लड़ पाएंगे, फॉरेन पार्टिकल से, इन्फेक्शन से, बैक्टीरिया, वायरस लड़ पाएंगे। तो याद रखिएगा कि ब्लड सप्लाई का काम ही है उस एरिया तक पहुंचाना, और वहां से ये ब्लड वेसल से टिश्यू में ऊंज कर जाते हैं। सबसे यूज ऊंज मतलब बाहर निकल आते हैं, इसी को डायापेडेसिस कहते हैं। डायापेडेसिस प्रोसेस करते हैं। ऐसे सेल डायापेडेसिस जो ब्लड वेसल से निकल के और चलते चलते टिश्यू में आ जाए, उस प्रोसेस को कहते हैं डायापेडेसिस। ठीक है, डायापेडेसिस कहते हैं। अगर मोनोसाइट्स छोटे सेल्स होते हैं, मोनोसाइट स्मॉल साइज के छोटे सेल्स होते हैं और वो ब्लड वेसल से पड़े हुए हैं, लेकिन जैसे ही वो टिश्यू में आएंगे वो बन जाएंगे बड़े साइज के सेल, बिग सेल्स बन जाएंगे। बिग सेल, इन्हीं को कहता है माइक्रोफेज, इन्हीं को माइक्रोफेज कहा जाता है। कौन सा वाले? ये मोनोसाइट्स वाले। यानी कि देखिए आगे ना आपका माइक्रोफेज, फाइब्रोब्लास्ट में जहां कनेक्टिव टिश्यू होगा फाइब्रोब्लास्ट होगा, लेकिन कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट माइक्रोफेज नहीं है, ये तो ब्लड का पार्ट है, ये तो डब्ल्यूबीसी का पार्ट है। लेकिन तुम जब ब्लड में थे तो तुमको कहा जाता था मोनोसाइट्स। अब जैसे ही तुम मोनोसाइट्स मैच्योर है तो तुम टिश्यू में आ गए, अब तुम्हें कहा जा रहा है माइक्रोफेज। माइक्रोफेज क्या है कि तुम्हारा साइज बड़ा हो गया है और तुम किसी भी फॉरेन बैक्टीरिया वायरस को तुम पकड़ के खा जा रहे हो। तुम्हारा काम है फेज करना, पकड़ के खा जाना, तुम्हारा नाम पड़ा है माइक्रोफेज। तुम हमेशा कनेक्टिव टिश्यू में रहोगे ताकि कनेक्टिव टिश्यू को प्रोटेक्शन मिलता रहे, इन्फेक्शन से बचाया जा सके, किसी फॉरेन पार्टिकल का ग्रोथ रोका जा सके। माइक्रोफेज है। ठीक है, अब क्या सवाल पूछा जाता है कि क्या सारे के सारे डब्ल्यूबीसी सेल्स टिश्यू में आ जाते हैं? तो जवाब है हाँ भी और नहीं भी। बोले कि हाँ, हमें सबको टिश्यू में जाना है, लेकिन कब जाना है ये डिपेंड करता है कि किसको बुलावा आया है। जैसे कि न्यूट्रोफिल्स, ये हमेशा न्यूट्रल रहते हैं, ब्लड में रहते हैं, जब तक जरूरत ना पड़े ये खुद को ब्लड वेसल से टिश्यू में नहीं जाएंगे। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स हमेशा जब तक जरूरत नहीं जाएगा, जब तक जरूरत ना पड़े, न्यूट्रोफिल्स न्यूट्रल रहते हैं। जब तक कोई ट्रिगर ना मिले, कोई सिग्नल ना मिले कि फलाने जगह पे इन्फेक्शन हुआ है, हमें वहां जाना है, तब तक न्यूट्रोफिल्स वहां नहीं जाता है। इओसिनोफिल्स क्या है कि जब तक एलर्जी का कोई सिग्नल ना मिले, ये भी नहीं जाती, ये भी पड़े हुए ब्लड वेसल्स में। बेसोफिल्स क्या है
कि ये बेचारे घूमते रहते हैं, ये बेचारे घूमते रहते हैं, बेसोफिल जाते हैं और हमेशा इन्फ्लामेशन में काम आते हैं। इन्फ्लामेशन, जब भी इन्फ्लामेशन कराना हो ये बेसोफिल जाते हैं बेचारे, इन्फ्लेमेशन करवाते हैं। मोनोसाइट का काम है कि तुम रहोगे ब्लड में, लेकिन तुम्हारे एक समय पर तुम्हें टिश्यू में चले जाना, हर हाल में चल जाना है, तुम परमानेंटली तुम टिश्यू में ही रहोगे। लिम्फोसाइट क्या है कि ये ब्लड में भी रहते हैं, टिश्यू में भी रहते हैं और लिम्फोइड ऑर्गन्स में भी रहते हैं, लिम्फ वेसल्स में भी रहते हैं। तुम्हारा काम है सर्विलांस का। असल में पुलिस यही है, लिम्फोसाइट को असल में पुलिस कहते हैं। पुलिसिंग करना इन्हीं का काम है, मॉनिटरिंग करते रहना, देखते रहना, घूमते रहना, हर जगह पूरा बॉडी में चक्कर लगाते रहो। तुम ब्लड में घुसो, टिश्यू में घुसो, लिम्फोइड ऑर्गन घुसो, लिम्फ वेसल्स में घुसो, हर जगह तुम्हारा काम है पॉलिसिंग करते रहना। पॉलिसिंग मतलब मॉनिटरिंग करते रहना। तुम बेचारे हर जगह घूमते रहते हैं। तो हमने बात पकड़ ली कि ये माइक्रोफेज वाले, मुझे माइक्रोफेज का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मुझे आपको इतना समझाना पड़ा, ठीक है, इतना सब समझाना पड़ा माइक्रोफेज समझाने के लिए। लिम्फोसाइट का समझाने के लिए मुझे आपको ये सब समझाना। लिम्फ का मतलब है कि लिम्फ हमेशा रहेंगे, तुम्हारे इन्फेक्शन हो या ना हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे काम है मॉनिटरिंग करते रहना, रखवाली करते रहना, घूमते रहना। तो माइक्रोफेज है, लिम्फोइड और इओसिनोफिल्स भी हैं। क्या कि एलर्जी, कहीं जहां इन्फेक्शन होगा एलर्जी होगा तो हम तुरंत वहां इन्फ्लामेट कर देंगे। और भी तरह के सेल्स होते हैं जो डिफेंस मैकेनिज्म में काम आते हैं। तो देखा, हमने खाना तो लिया, साथ में उन्हें छानने के लिए, बैक्टीरिया को मारने के लिए हम पीछे लेमिना प्रोपिरिया का मतलब है कि तुम कंटिन्यूअस लेयर है, हमारी इस लेयर में इतने सारे सेल्स मौजूद हैं, ठीक है, इतने सारे सेल्स मौजूद हैं। उसके ठीक पीछे एक और लेयर है, इसी कहते हैं मस्कुलरिस का मतलब मसल्स का, मस्कुलरिस का मतलब ही निकलिए मसल से निकला, यानी कि इसके नीचे थोड़े से ये पतले हैं यानी कमजोर है, पतले यानी कमजोर, लेकिन थोड़े से स्ट्रॉन्ग मसल्स हैं, थोड़े से इनके प्रोटेक्शन में, इन्हीं के सर्कुलर मसल, स्मूथ मसल्स हैं इनके पास, जो इन्हें प्रॉपर प्रोटेक्शन दी हुई है, स्मूथ मसल्स हैं। और स्मूथ मसल्स होने का कारण ये है, फायदा ये है कि इसमें जो हमारा न्यूरल कंट्रोल है ये इस सेल्स तक पहुंचते हैं। इनके लेयर में, जैसे कि हमने क्या कहा कि ये चारों तरफ है एपिथेलियल, उसके पीछे है लेमिना प्रोपिरिया और उसके पीछे है आपको मस्कुलरिस में है नर्व फ्लेक्सस है। मैं आगे आपको बताऊंगा कि नर्व फ्लेक्सस क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इनकी यहाँ जरूरत क्या है। इन्हें कहते हैं मीजनर्स फ्लेक्स, मतलब नर्व का एक जाल बिछा हुआ है इस लेयर पे। मैं आपको कैसे समझाऊं, इसको आप ट्यूब की तरह लंबा समझिए, ट्यूब की तरह। ये हो गया आपको एपिथेलियल, ठीक है, यहां तक आया। उसके बाद इसको थोड़ा और हम चौड़ा करेंगे, अब आइए पीछे जाइए, थोड़ा सा और हम इसे चौड़ा करेंगे। ठीक है, ये हो गया एपिथेलियम, इसके पीछे हो गया लेमिना प्रोपिरिया और इसी के बीच बीच में है आपको नर्व फ्लेक्सस का जाल बिछा हुआ है। स्मूथ मसल्स है और इसी पर नर्व फ्लेक्सस का जाल बिछा हुआ है। एक साइंटिस्ट है, डच साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इस चीज को पता लगाया था कि क्या सारे लेयर पे न्यूरल कंट्रोल है, तो बोले कि हाँ है। और उस न्यूरल कंट्रोल में एक और न्यूरल कंट्रोल मिलता है मेजनर फ्लेक्स का। इस जाल को उन्होंने अपने नाम से देखिए मेजनर फ्लेक्स कहा जाए, ठीक है, मेजनर फ्लेक्स है, तो वो ही आपको मस्कुलरीज के लेयर में पड़ जाएंगे। मस्कुलरीज किसका पार्ट है, तो याद है एपिथेलियल का पार्ट, म्यूकस का पार्ट है। म्यूकस के अपने 3 लेयर हैं, तीनों लेयर का अपना काम है। पहला एपिथेलियल जो खाने को ऑब्जॉर्व कर रहा है, जो एक्स जैसे नहीं है, वो जगह अनुसार बदल रहे हैं, किसी में स्क्वामस है, किसी में
कोलुमनार है, उसके पीछे है लेमिना प्रोप्रिया। लेमिना प्रोप्रिया हमेशा डिफेंस के लिए है, डिफेंस के लिए है। और उसके पीछे मस्कुलरी जो न्यूरल कंट्रोल के अंडर में काम कर रहे हैं, न्यूरॉन्स में मरोड़ करा, पेरिस्टालसिस करवाना, उसमें कुछ कराना, उसके लिए ये जिम्मेदार है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको। उसी के बाद मैं यहां तक समझ में आया आपको। उसी के पीछे हमने क्या पढ़ा था कि 4 लेयर में पहला है म्यूकस, उसके नीचे है सब म्यूकस, उसके बाद है मस्कुलरिस और उसके नीचे है सेरोसा। तो हमने म्यूकस के तीनों लेयर पढ़ लिया। उसी के पीछे है आपको सब म्यूकस के जैसे नाम है कि ये भी कुछ म्यूकस जैसे ही हैं, लेकिन इनके पीछे जो है, सब म्यूकस के पीछे का जो कहानी है कि हमारे इन्होंने क्या कहा कि तुम इसको मिटा देते हैं और यहीं से समझते हैं कि ये हो गया एपिथेलियम। ठीक है, ये हो गया एपिथेलियम, उसके पीछे है लेमिना प्रोप्रिया। ठीक है, इसी के पीछे है मस्कुलरिस। ठीक है, तो ये तो तीनों मिलकर हो गया आपके म्यूकस का लेयर। उसके पीछे है सब म्यूकोसा। ठीक है, सब म्यूकोसा लेयर है। सब म्यूकोसा भी एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है, एक तरह का लेयर है। ठीक है, सब म्यूकोसा, इसी में होंगे आपके ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स। ठीक है, इसी में होंगे आपके हर तरह के सेल्स। ठीक है, तो यहां से अगर ब्लड वेसल्स आया है तो यहीं से ना सारे डिफेंस मैकेनिज्म, मोनोसाइट्स, फैगोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स यहां से निकल के यहां आ सकते हैं। ठीक है, लिम्फ वेसल्स में है, यहां से लिम्फ वेसल्स है, यहां आ सकते हैं। ठीक है, यहां पे आ सकते हैं। नर्व फ्लेक्सस भी है, तो नर्व जो ब्रेन से नर्व आती है, इन सबको कंट्रोल कर सकती है। दीवार एकदम सटा हुआ है। यह बात समझ में आई आपको, सब म्यूकस का काम क्या है। ठीक है, ये सब म्यूकस का काम है। तो हमने इस वीडियो में म्यूकोसा और सब म्यूकोसा का बात पढ़ा। हम अगले वीडियो में मस्कुलरिस और सेरोसा का काम पार्ट पढ़ेंगे, तो आपको जीआई लेयर का क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इंडिविजुअल हम पढ़ेंगे जे ट्रैक में, वहां पे इन सब के बारी में हम डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। मैं रिपीट करता रहूंगा, कुछ नई बातें मैं ऐड करता रहूंगा। ठीक है, फिलहाल आपको करना यह है कि मेरे वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना है और बेल आइकन को दबाना है, और मेरे वीडियो का कंटिन्यू लेक्चर देखते रहना है, कॉपी पे लेक्चर बनाते रहना है। ठीक है, ताकि नोट्स प्रॉपर हो और चीजों को समझते रहना है। और जो चीज आपको समझ में ना आए, आपको कुछ, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो, सिंसियर स्टूडेंट हो, और आपको कुछ आप कमेंट्स में लिखिए कि मुझे इस पोर्शन में ये बातें समझ में नहीं, मैं आपका एग्जैक्ट नाम लेके स्पेशली आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा एग्जैक्ट उसी टॉपिक पे, जो टॉपिक आपको समझ में नहीं है, और आप वो स्पेशली आपके लिए वीडियो बनाई जाएंगी। ठीक है, किसी भी लेक्चर, किसी भी वीडियो में जाइए, उस टॉपिक में जो चीज समझ नहीं आ पाए, मुझे कमेंट्स में लिखिए कि मुझे सर ये समझ में नहीं आया, दोबारा समझाइए, मैं स्पेशली आपके लिए वीडियो बना दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक मिलते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, मस्कुलर स्टर्नर। ठीक है, ये ट्रैक का तीसरा लेयर पढ़ेंगे, 2 लेयर हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं, बाय।